आज का हमारा मिशन है पहले संविधान की उस आत्मा को समझना जिसे प्रस्तावना कहते हैं, और फिर ये देखना कि संविधान का पहला भाग भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कैसे परिभाषित करता है और कैसे उसे बदलने की ताकत भी देता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। प्रस्तावना को अक्सर संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। आखिर इन चंद लाइनों में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बड़ा दर्जा देता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये पूरे संविधान का मतलब दर्शन है, उसका सार है। अच्छा, इसकी जड़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। यही प्रस्ताव बाद में थोड़ा बदलकर हमारी प्रस्तावना बना। लेकिन इसकी सबसे दमदार बात तो शायद इसकी शुरुआत है ना? हम भारत के लोग। बिल्कुल, ये 3 शब्द हम भारत के लोग ही इसकी असली ताकत है। ये साफ साफ कहते हैं कि इस संविधान को बनाने और इसे शक्ति देने वाली कोई बाहरी ताकत, कोई राजा या कोई संसद नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता है। हाँ, सीधे भारत की जनता। सारी संप्रभुता, सारी शक्ति का स्रोत जनता है। ये एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। और ये लोग यानी हम सब भारत को क्या बनाना चाहते हैं? प्रस्तावना कहती है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये काफी भारी शब्द हैं, चलिए इन्हें थोड़ा आसान करते हैं। जरूर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन का मतलब सीधा है, भारत अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वो देश के अंदर के हों या बाहर के। कोई दूसरा देश हमें हुक्म नहीं दे सकता। और गणराज्य कि देश का मुखिया यानी हमारा राष्ट्रपति कोई राजा रानी नहीं होगा जो विरासत में गद्दी पाए, बल्कि वो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द, और एक तीसरा शब्द अखंडता, ये तो मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उस समय की जो सरकार थी, उनका कहना था कि समाजवादी शब्द जोड़ने का मकसद सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लक्ष्य को और मजबूत करना था। उन्होंने साफ किया कि ये सोवियत संघ वाला समाजवाद नहीं, बल्कि भारत का अपना ब्रांड होगा, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना था। लेकिन आलोचक ये भी तो कहते हैं कि ये शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए। क्या इससे इनकी वैधता पर कोई सवाल नहीं उठता? या ये कि क्या भारत इन शब्दों के बिना सेक्युलर या समाजवादी नहीं था? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों पर चर्चा की थी, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया। अच्छा। उनका मानना था कि संविधान के जो प्रावधान है, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, वो पहले से ही इन सिद्धांतों को दर्शाते हैं। मतलब वो भावना पहले से थी। हाँ, और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ने का मकसद भी यही था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ बराबर का बर्ताव करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इन शब्दों को जोड़कर उस भावना को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, जो पहले से संविधान में मौजूद थी। हाँ, इसके समय को लेकर विवाद जरूर रहा है, ये बात सही है। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की प्रकृति की बात। अब आते हैं प्रस्तावना के लक्ष्यों पर। ये अपने नागरिकों को क्या देना चाहती है? यह 4 बड़े वादे करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय भी 3 तरह का: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, अमीरी गरीबी का फासला कम हो और सबको राजनीति में बराबर का हक मिले। और स्वतंत्रता और समता? स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का मतलब है सोचने की, बोलने की, अपना धर्म मानने की और अपनी तरह से पूजा करने की आजादी। और समता यानी इक्वालिटी का मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। और इन सबको जोड़ने वाली चीज वो है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, जो हर व्यक्ति का सम्मान करे और देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द तो नहीं है। क्या संविधान इन्हें असलियत में लागू करने का कोई रास्ता भी बताता है? बिल्कुल सही सवाल है, और इसका जवाब हमें प्रस्तावना से बाहर निकलकर मिलता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत घोषणा नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। कैसे? जैसे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है ना? हाँ। ठीक यही लाइन आपको आगे चलकर अनुच्छेद 38 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP में मिलेगी।
अच्छा, ये कोई संयोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माता कह रहे थे कि प्रस्तावना में जो हमारा सपना है उसे साकार करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रस्तावना लक्ष्य है तो डीपीएसपी उसे पाने का रास्ता है। और आखिर में वो तारीख आती है 26 नवंबर 1949 और जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, वो कमाल के हैं। मतलब हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ये संविधान सौंप रहे हैं। सारी ताकत वापस हम भारत के लोगों के पास आ जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई संविधान की आत्मा, उसके आदर्शों की बात। लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलता। एक ढांचा भी चाहिए, एक नक्शा चाहिए। सही है। सवाल यह है कि प्रस्तावना की ये फिलॉसफी भारत के नक्शे पर कैसे उतरती है। हमारी जमीन, हमारे राज्य, इनकी कहानी संविधान के पहले पन्ने से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। पर संविधान का भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 आता है। अनुच्छेद 1 की पहली ही लाइन बहुत दिलचस्प है। ये कहती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मैंने इसे हमेशा राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का पर्यायवाची ही समझा था। क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है और ये शब्द बहुत सोच समझ के चुना गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इसे साफ किया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि अमेरिका एक फेडरेशन है क्योंकि वहां के राज्यों ने एक साथ आकर एक समझौता किया था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अच्छा। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और सबसे जरूरी बात, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब संघ अविनाशी है। हाँ, संघ अविनाशी है। इसीलिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया ताकि ये साफ हो जाए कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। अविनाशी संघ? लेकिन क्या राज्य अविनाशी हैं? इसका मतलब भारत का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। पर यह अधिकार किसके पास है और ये कितना आसान या मुश्किल है? यही तो भारतीय संघ की सबसे अनोखी बात है। ये ताकत पूरी तरह से संसद के पास है और प्रक्रिया हैरान करने वाली सीधी है। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 2 और 3 संसद को ये शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल करे, यानी ऐसे इलाके जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। जैसे सिक्किम? बिल्कुल, जैसे सिक्किम। और अनुच्छेद 3? वो भारत के अंदर के लिए है। हाँ, अनुच्छेद 3 भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलने की ताकत देता है। संसद किसी भी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ाए या घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम बदल सकती है। यहाँ तक कि किसी राज्य को तोड़कर 2 राज्य भी बना सकती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के मामले में देखा। एक मिनट, क्या इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य का नाम या उसकी सीमा बदल सकती है बिना राज्य की सहमति के? ये तो राज्यों के अधिकारों के लिहाज से थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, और इसी को अविनाशी संघ के विनाशी राज्य कहते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सही। प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, राज्य की विधानसभा की राय को मानना या ना मानना पूरी तरह से संसद और राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वो बाध्य नहीं है। और इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अनुच्छेद 4 भी है ना? हाँ, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए ये बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि संसद एक साधारण बहुमत से पास कर सकती है, जिसके लिए किसी विशेष 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। यह हमारे संविधान के लचीलेपन को दिखाता है। इस शक्ति का इस्तेमाल तो आजादी के बाद बहुत ज्यादा हुआ होगा, खासकर जब राज्यों के पुनर्गठन की बात आई। बहुत ज्यादा। इसकी कहानी भी बड़ी नाटकीय है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर अलग-अलग राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगी। शुरुआत में केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। 1948 में धर आयोग और फिर जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। हाँ, उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? इसका श्रेय एक बड़ी त्रासदी को जाता है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र राज्य की मांग बहुत तेज थी। पोटी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। अच्छा। 56 दिनों के अनशन के बाद
1952 में उनकी मृत्यु हो गई। 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो एक व्यक्ति के बलिदान ने पूरे देश का नक्शा बदलने की नींव रख दी। 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। हाँ, इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सख्त सिद्धांत को तो खारिज कर दिया, लेकिन ये माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है। और सिर्फ भाषा ही नहीं, साथ में प्रशासनिक और वित्तीय सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी रिपोर्ट का नतीजा था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बिल्कुल, इसी अधिनियम के तहत भारत के आंतरिक नक्शे को बड़े पैमाने पर बदला गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।